नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। इस 3 दशक गुजरात और 1 दशक भारत में सोशल मीडिया द्वारा खरीदी हुई संस्थाओं द्वारा, मीडिया द्वारा जो गलत प्रचार किया जाता है और लोगों को, युवाधन को जो 1947 के बाद जन्मे उनको गलत पढ़ाया जाता है, तब मुझे दर्द होता है, क्योंकि मैं शिक्षण जगत का आदमी हूँ। भारत में, हिंदुस्तान में जन्मा, 44 में, 47 के बाद भारतीय नागरिक बना। 40 साल मैंने शिक्षण जगत में काम किया और आज समझो 17 साल से अमेरिका में हूँ। मैंने नेहरू को देखा, राजीव गांधी को देखा, इंदिरा गांधी को देखा, मोरारजी देसाई को देखा, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, आडवाणी को देखा, शास्त्री को देखा, सबको देखा। गुजरात के सब चीफ मिनिस्टर को मैंने देखा और वर्तमान को भी मैंने देख रहा हूँ। क्या गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त कर भारत पर थोप दिया था? बहुत वर्षों से यह आरोप लगाया जा रहा है और समय आ गया है कि इस आक्षेप की भी हम तथ्यपूर्ण और मननशील पड़ताल कर लें। गांधी किसी सल्तनत के शहंशाह नहीं थे जो किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाते या उसे अपनी गद्दी सौंप कर जाते। गांधी के पास तो कोई गद्दी तक नहीं थी। वे स्वतंत्र भारत में किसी प्रशासनीय या संवैधानिक पद पर नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी वे केवल एक ही बार रहे, वह भी वर्ष 1924 में 1 वर्ष के लिए। तब देश तो आज़ाद नहीं था। यह सच है कि गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन यह घटना वर्ष 1942 में तब घटी थी जब नेहरू के प्रधान मंत्रित्व का कोई प्रसंग दूर दूर तक नहीं था। मतलब तब तो आज़ादी भी नहीं मिली थी। उस घटना का संदर्भ भी यह है कि गांधी नेहरू मतभेद बहुत बढ़ गए थे और अफवाहों का घोर था। उस परिप्रेक्ष्य में परिदृश्य को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने यह बात कही थी। किसी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और मैं विलय हो गए हैं। यह आधारहीन है। आप लाठी से पार करके पानी को बांट नहीं सकते। हमें भी मिलक मतलब अलग करना उतना ही मुश्किल है। राजा जी नहीं, सरदार पटेल नहीं, जवाहरलाल ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। जब मैं चला जाऊंगा तो वे वही करेंगे जो मैं अभी कर रहा हूँ। तब वे मेरी ही भाषा बोलेंगे। वो गांधी जी उस टाइम बोले थे। गांधीवादी चिंतक नंद किशोर आचार्य ने इस पर टिप्पणी की है कि यह किसी पद या प्रतिष्ठा का नहीं, भारतीय समाज के प्रति कर्तव्यों का उत्तराधिकारी था। मतलब काम करने के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए वो उत्तराधिकारी बनाया था, नई के बड़ा प्रधान बनाने के लिए उसने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। को 1946 में नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष होने की हैसियत से अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण मिला था। स्वयं कांग्रेस कार्य समिति ने उन्हें अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण स्वीकार करने का निर्देश दिया था। ये सच है कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सरदार पटेल को 15 में से 12 वोट मिले थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला था। जनता में तो उस समय देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता गांधी के बाद नेहरू ही थे और बाद में लगातार 3 आम चुनावों को बहुमत से जीतकर नेहरू ने इसे प्रमाणित किया था। इसमें संदेश नहीं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में गांधी की स्पष्ट
पसंद नेहरू ही थे। उसके कारणों को समझना भी कठिन नहीं। गांधी का मानना था और ठीक ही मानना था कि नेहरू के पास एक व्यापक और आधुनिक विश्व दृष्टि है। वे धर्मनिरपेक्ष हैं, प्रखर हैं, नैतिक और सत्यनिष्ठ हैं। उनकी तुलना में सरदार पटेल एक कुशल प्रशासक और सधे हुए निर्णयकर्ता थे। वे गृह मंत्री की भूमिका के लिए सर्वथा उपयुक्त थे और प्रधानमंत्री के रूप में तो नेहरू ही जचते थे। गांधी जी ने सरदार पटेल को अपनी भावना से अवगत कराया था और सरदार ने इस पर अपनी सहमति देते हुए स्वयं ही नेहरू के प्रधानमंत्री बनने का पथ प्रशस्त कर दिया था। रोचक बात यह है कि नेहरू अनेक विषयों पर गांधी के मुगर विरोधी थे। इसके बावजूद गांधी ने नेहरू को पसंद किया। यह सवाल व्यक्तिगत पसंद नापसंद का कम और देश के लिए उस समय की परिस्थितियों को में कौन श्रेयस्कर होगा उसका अधिक था। भारत विभाजन में के बाद हमें जैसा जख्मी खंडित राष्ट्र मिला था, उसमें केंद्र में एक निष्पक्ष और व्यापक दृष्टिकोण वाले विजनरी शासक की प्रतिष्ठा वांछनीय थी और समाजवादी चिंतक प्रेम कुमार मणि ने गांधी द्वारा नेहरू के चयन की वैधता को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझा है। वे कहते हैं, लोगों को समझने में कठिनाई होती है कि जिन जवाहरलाल ने अनेक स्थलों पर गांधी के विचारों की खुली आलोचना की है, वह गांधी विचार परंपरा के वाहक कैसे हो सकते थे। लेकिन ऐसे लोग परंपरा और परिपाटी के अंतर को नहीं समझता। वे नहीं जानते कि वेदांत वेदों का अंत ही वैदिक परंपरा का विकास है। पुत्र और शिष्य अपने पिता और गुरु का विकास है। अच्छा पुत्र और शिष्य पिता और गुरु की मान्यताओं को माथे पर ढोने वाला नहीं, उनका परिमार्जन करने वाला होता है। और न्यूटन का विकास आइंस्टाइन होंगे तो उनकी कुछ मान्यताओं को खारिज भी करते हैं कि विकास हमेशा नवीनता यानी प्रणवता की ओर होता है। पीछे की दिशा में विकास प्रेत विकास होगा। नेहरू ने गांधी की कुछ मान्यताओं को अपनाया तो कुछ को खारिज किया। गांधी के बाद के भारत को उन्होंने अपने सांचे में ढालकर नेहरू का भारत बनाया। गांधी से उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी राष्ट्र के निर्माण का पाठ सीखा, लेकिन गांधी के ग्राम स्वराज को नहीं स्वीकारा और औद्योगिक विकास की ओर बढ़े। धर्म के बजाय उन्होंने अपने शासन में विज्ञान को प्रतिष्ठा दी। हालांकि उनकी कुछ निरपेक्ष नीति में गांधीवादी विवेक झलकता था। उनकी समाजवादी नीतियाँ गांधीवादी अर्थनीति से बहुत दूर नहीं छिटकी आई थी और उसके बावजूद नवंबर 1963 में लोकसभा में बोलते हुए पंडित नेहरू ने स्वीकार किया था कि गांधी जी के रास्ते को छोड़ना एक भूल थी। आज सोचने पर लगता है कि गांधी का चयन कितना सही था। भारत जैसे मिथकवादी पूजा पाठी अंधविश्वासी में बह जाने वाले देश के लिए यह आवश्यक और अपेक्षित है कि केंद्र में ऐसा सत्ताधीश बैठा हो जो धर्मों के प्रति एक उदासीन दृष्टि रखता हो, जो सेक्युलर हो और जो समाज में वैज्ञानिक चेतना और विश्व नागरिकता की भावना के प्रसार को महत्व देता हो। अगर भारत जैसे देश का नेता ही पूजा पाठ करने वाला हो जाए तो फिर देशवासियों को धर्मोन्मादी होकर डगमगाने से कोई नहीं रोक सकता, जो कि अब हो रहा है। प्रधानमंत्री का काम नीतियाँ और कानून बनाना है, प्रशासन को सुचारू बनाना है, नियमों को लागू करना है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मोर्चे पर देश को नेतृत्व देना है। धर्म निजी मामला है। अगर कोई प्रधानमंत्री धार्मिक आडंबर का सार्वजनिक प्रदर्शन करने, अपनी सत्ता की वैधता को कायम रखने का प्रयास करता है तो यह लोकतांत्रिक चेतना का अपहरण है। पहले ही लगता था कि, लेकिन आज सोचने पर बार बार महसूस होता है कि भारत के नेतृत्व की बागडोर नेहरू के हाथों में सौंपने की इच्छा जताना गांधी की कितनी प्रखर दूरदृष्टि थी। गांधी और नेहरू के इस युग
पर बात करते हुए रिचर्ड एडनबरो की फिल्म गांधी का वह सरल सार दृश्य याद हो जाता है, जिसमें असहयोग आंदोलन के बाद बंदी बनाए गए गांधी जी से जेल में मिलने नेहरू जी जाते हैं और उन्हें देश में ही हो रही गतिविधियों का संवाद सुनाते हैं। ये दोनों एक मेज पर पास पास बैठे होते हैं और गंभीर मुद्रा में फुसफुसाते हुए बतियाते हैं। लैपटॉप पर फिल्म देखते समय दृश्य आज भी हम रोक नहीं सकता है। मैंने भी गांधी पिक्चर देखा है, वो दृश्य मैंने देखा है। तो जो युगल मूर्ति उसने मैंने देखी थी, उसको आज भी मैं याद करता हूँ कि आनंद कुमार स्वामी का एक वाक्य कि ग्राम और नगर जैसे किसी शिल्पकृति में वस्तु और रूप उनका गौरव भारत का गौरव बन गया, उनकी अपकृति भारत की अपकृति बन गई, उनकी नियति से भारत की नियति जुड़ गई। और सांप्रदायिक ताकतें चाहे जितना जुटलाए, चाहे जितना दुष्प्रचार करे, लेकिन आधुनिक भारत नियति में ये दो अनिवार्य नक्षत्र हैं, गांधी और नेहरू, वस्तु और रूप, चरखा और गुलाब, यानी भारत का अद्वैत। यह आर्टिकल्स जब मैंने पढ़ा तो मैं धन्य हो गया। तो मैंने सोचा कि आज जिस प्रकार गांधी को, नेहरू को, सरदार को बदनाम करने की कोशिश, और वो गुजरात पूरे विश्व में जो जाना जाता है वो सरदार और गांधी है, नहीं कि आज में सत्तारूढ़ दो और दो जो लोग दो बेचते हैं, दो खरीदते हैं, वो चार गुजराती से गुजरात मॉडल कभी भी बन नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। 140 करोड़ की प्रजा को आज समझना होगा, युवा धन को समझना होगा कि नेहरू एक विज्ञान सोच वाले इंसान जिसने आईआईएम बनाई, आईआईटी बनाई, जिसमें एम्स बना, टेक्नोलॉजी आई, वो एक नेहरू थे। और एक सरदार जिसने 562 राजाओं को इकट्ठा करने का मजबूत काम किया, वो एक सरदार थे। अगर ये दोनों को एक साथ रखने का काम करने वाला इंसान था तो एकमात्र गांधी था, जिसने इस देश को बचाया, इस लोकशाही को बचाया। और आज जो सत्ता में बैठे हैं, इस लोगों को भीमराव आम्बेडकर ने एक संविधान दिया और आज उनसे पथ पर लोग देश चल रहा है।